Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of molecular basis of inheritance. Genomics. The word genomics has derived from the term genome. जो genomics word है वो genomes के द्वारा लिया गया है, जिसका मतलब है टोटल जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल्स के टोटल जेनेटिक मटेरियल को जिसमें जीन्स इंक्लूड होते हैं उसको जीनोमिक्स कहते हैं। In total, the number of cells in adult human body is about the 100 millions, but all of them have the same genome. एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो बॉडी होती है उसके अंदर 100 मिलियंस क्या होता है, सेल्स होती हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज पैक्ड इन 23 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेनिंग पैक्ड डीएनए। और जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर डीएनए भी होता है, उसके अंदर ये पैक्ड होता है। द टर्म जीनोमिक्स वाज फर्स्टली यूज्ड थॉमस रॉड्रिक इन 1986। इस टर्म्स को सबसे पहले थॉमस रॉड्रिक्स ने 1986 में यूज किया था। टू द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ मैपिंग, सिक्वेंसिंग एंड एनालाइजिंग जीनोम्स। और इन्होंने इसका यूज क्यों किया था? डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की मैपिंग करने में, उसको सिक्वेंसिंग में तथा जीनोम्स के एनालाइज करने में। जीनोमिक्स में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ जीन्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो जीनोमिक्स क्या है? जो जीन्स की स्टडी की जाती है, जिसमें उसके स्ट्रक्चर तथा फंक्शनिंग की स्टडी की जाती है, उसको जीनोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ जीनोमिक्स. Genomics has two components, structural genomics and functional genomics. जो structural genomics, initial phase of genome analysis. It concentrate on the construction of high resolution genetic, physical and transcript map of an organism. इसमें देखा जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। कंप्लीट जो डीएनए होता है उसके सीक्वेंस को, किसी ऑर्गेनिज्म के जो कंप्लीट डीएनए है उसके सीक्वेंस को इसके अंदर देखा जाता है कि किन किन स्ट्रक्चरल जीन से बना हुआ है। सेकेंड वन, फंक्शनल जीनोमिक्स. इट्स रिप्रेजेंट द सेकेंड फेज ऑफ जीनोमिक्स. ये जीनोमिक्स के सेकेंड फेज को रिप्रेजेंट करता है. इट्स रेफर टू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू द assesses genes function by making use the information provided by the structural genomics. जो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर देखा जाता है कि जो जीन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जीन्स किस तरह के फंक्शन करते हैं। तो इस जीनोमिक्स में जीन्स के फंक्शन को स्टडी किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स. इट कैन प्रोवाइड एन आउटपुट टू क्लू जीन्स फंक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. ह्यूमन जीनोमिक्स के द्वारा जीन्स के फंक्शन तथा ह्यूमन जेनेटिक्स जो है उसके बारे में पता चलता है। इट कैन बी यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज. जो वंशानुगत होती है डिजीज जो होती है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर आती है, उन डिजीज को ट्रीट करने में, उससे प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू जीन थेरेपी मे आल्सो बी मेड इजियर. तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको जीन थेरेपी के द्वारा क्योर किया जाता है। द डाटा ऑफ जीनोमिक्स कैन बी अप्लाइड इन द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर जीनोमिक्स के द्वारा जो डेटा मिलता है उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे प्लांट और एनिमल की न्यू स्पीशीज को फॉर्म किया जाता है। जीन थेरेपी फॉर मेनी डिजीज में बी बिकम इजी. तो जीनोमिक्स के द्वारा जीन थेरेपी के द्वारा बहुत सारे डिजीज को क्योर किया जाता है. Understanding of evolutionary relationship of man and other organism can be made more easier. Human beings के other animals के साथ, organism के साथ क्या रिलेशनशिप है, जीनोमिक्स के द्वारा बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. विश्व भर में इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की थी 1990 में. इसके मुख्य उद्देश्य थे कि जो ह्यूमन जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी मेकिंग करने के लिए टेक्निक को डेवलप किया जाए और ये जो टेक्निक हो न्यूक्लियोटाइड लेवल पर हो. साथ में एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए
जिसके अंदर जो ह्यूमन जीनोम का डेटा है उसको एनालिसिस किया जाए तथा उसका मेंटेनेंस किया जाए। साथ में जो कलेक्शन होगा उसको हर लेवल पे, हर कॉर्नर पे इम्प्लीकेट किया जाए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट हुआ तब से अभी तक प्रोग्रेस में है। इसकी इनिशियल जो ड्राफ्ट रिपोर्ट हुई थी वो 12 फरवरी को 2001 में हुई थी, और उसमें ये बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 30,000 जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, जो कि टोटल जीनोमिक डीएनए का केवल 3% होते हैं, और डीएनए जीन का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। बीटा ग्लोबुलिन तथा इंसुलिन जो जीन्स होते हैं, डेवलप करने वाले जो जीन्स होते हैं, उनके अंदर जो बेस पेयर होते हैं 10,000 होते हैं। Prospect of implications of human genome project. In the opinion on scientists, success of the project may open way for discovery of designer drugs for each and every human disease. तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि नए नए ड्रग्स को डिस्कवर किया जाए ह्यूमन बींग के अंदर जितनी भी डिजीज है उसको क्योर करने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में आल्सो डेवलप अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल। जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ऐसे फूड को मॉडिफाइड किया है जेनेटिकली। तो उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परमानेंट रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज लाइक द डायबिटीज, एंडोक्राइन ग्लैंड कैंसर, अल्जाइमर, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड अदर में बी डिस्कवर्ड। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एस्पेक्ट था कि जो डायबिटीज होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज होती है, कैंसर, अल्जाइमर, एल्केप्टोन्यूरिया तथा फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो डिजीजेस को क्योर करने के लिए कुछ ड्रग्स को डिस्कवर किया जाए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is a hybridization technique used to identify the similarities of DNA molecule of two individual. दो इंडिविजुअल के जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। इस टेक्निक को डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने 1985 में। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले डीएनए को, जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, और ये डीएनए जो ऑब्टेन किया जाता है उसके ब्लड, सीमेन, वेजाइनल से और बोन मैरो से। केवल डीएनए की जो स्मॉल क्वांटिटीज प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद डीएनए को होस्ट से आइसोलेटेड करने के बाद सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। ये एंजाइम जो डीएनए होता है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देता है। अब ये फ्रेगमेंट जो होते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट होते हैं, जिसको डीएसडीएनए कहते हैं। इनको डीनेचर्ड किया जाता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया जाता है एल्कली ट्रीटमेंट के द्वारा। अब जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको साइज वाइज सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। The electrophoresis DNA is then transferred into gel into nitrocellulose filter paper. अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ये फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं तो इन सेगमेंट को ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर, और उसको फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए बेक किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अननोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के सीक्वेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो सिंगल डीएनए की जो प्रिपेयर्ड सीक्वेंस होती है इसको डीएनए प्रोब या हथियार कहा जाता है। इसी हथियार के द्वारा क्रिमिनल्स का या मदर या फादर का पता लगाया जाता है। द प्रोब इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑन प्रिपेयर्ड बाय डीएनए प्रिपरेशन मेथड्स। The probe DNA is labeled with the radioactive isotope such as the P32. उसके बाद जो प्रोब होता है उसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप P32 के द्वारा लेबल्ड किया जाता है, एंड देन प्रोब इज एडेड टू द नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर कंटेनिंग द होस्ट डीएनए। इसके बाद इस प्रोब को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर क्या क्या दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। The single stranded probe DNA base pair with complementary strand of host DNA.
तो अब यहाँ देखा जाता है कि जो नॉन सीक्वेंस होती है, जो मतलब यहाँ पे क्रिमिनल होता है उसका डीएनए लिया जाता है, और जो जिसकी डेथ हो चुकी है वहाँ पर जो डीएनए वगैरह मिलता है उसका, तो दोनों की डीएनए की जो सीक्वेंसिंग को प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपेयर करने के बाद उन दोनों की जो सीक्वेंसिंग होती है उसको मैच किया जाता है। तो मैच करने पर अगर बेस पेयर की प्रॉपर मैचिंग हो जाती है तो उससे पता चल जाता है कि जो क्रिमिनल है वो यही है जिसका डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसने क्राइम किया गया है। तो अगर दोनों के बेस पेयर अगर मैच हो जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ टू प्रिपेयर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए हाइब्रिड आर फॉर्म ऑन नाइट्रोसेल्युलस पेपर। तो कैसे, जैसे ये ब्लड से सैंपल लिया गया, उससे डीएनए को सेपरेट किया गया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसके अलग अलग सेगमेंट किए गए। उसके बाद साउथर्न ब्लॉटिंग के द्वारा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो सेगमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग किया गया है। उसके बाद उसको क्या किया गया है, नाइट्रोसेल्युलस फिल्टर पेपर के ऊपर उसको ट्रांसफ़र किया है और उसको बेक कर दिया है। तो बेक करने पर आपको क्या बना है कि वो जो सेगमेंट थे उसके अंदर बेस पेयर जो है उसकी सीक्वेंस पता चल गई है। तो इस तरह से एक इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा, तो ये जो यहाँ पर ब्लड क्रिमिनल का लिया था, अब यहाँ पर आप लिखेंगे जिसका जिससे मर्डर हुआ है, तो उस मर्डर हुआ है तो उसका आप क्या लोगे, उसके पास से जो सबूत मिले हैं, तो क्या होता है कि अगर किसी का क्रिमिनल का अगर वो हेयर्स मिल जाए, अगर उसके बाल वगैरह मिल जाए, सीमेंट मिल जाए, तो उसका सैंपल लिया जाए। तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो की जाती है, तो उसका भी एक फिंगर प्रिंटिंग लिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि दोनों जो फिंगर प्रिंटिंग है इसमें नाइट्रोजन, जिसमें बेस पेयर जो है वो की सीक्वेंस अगर सिमिलर होगी, अगर सिमिलर होगी तो उससे पता चल जाएगा कि क्रिमिनल वही है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है पेरेंट्स का, चाइल्ड का, या किसी क्रिमिनल्स का। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज एंड लीगल परस्यूट्स, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, हु इज बायोलॉजिकल फादर और मदर ऑफ चाइल्ड। तो उस बच्चे का माता पिता कौन है उसको पता लगाने में। इट इज यूजफुल द रिस्टोरिंग द हेल्प ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। इस प्रोसेस के द्वारा ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में भी किया जाता है।